तो कुल मिलाकर के जो परिवर्तन हुआ है इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ह्यूमैनिटीज़ और नॉन ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, यानी मानविकी और गैर मानविकी सब्जेक्ट में जो एक तरीके से स्केलिंग और मॉडरेशन के लेवल पर जो झगड़े हुआ करते थे, एक डिबेट हुआ करती थी, वो अब समाप्त होगी और इस एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, सभी को बराबर का फ़ायदा मिलेगा। इसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगा। हिंदी मीडियम के छात्रों को इससे विशेष लाभ होने की संभावना। आपने जिक्र किया कि सीटें निश्चित हैं, तो इसके तहत इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मुझे ये कहना है कि प्लान भी अवश्य रखें, प्लान भी अवश्य, कम से कम एम्प्लॉयमेंट आपके पास ना हो लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी हो। दूसरा मैं जिस पर फोकस करना चाहता हूँ, आप एम्प्लॉयबिलिटी हो आपके अंदर, जैसे इसमें सफल ना हो तो इतना आप व्यावसायिकता अपने अंदर ला दीजिए कि कहीं दूसरे में आप स्विच कर जाएं। आयु के हिसाब से हमारे यहाँ कहा गया ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक का होता है कालखंड। 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम चालू हो जाता है, तो गृहस्थ आश्रम 25 से ही स्टार्ट हो गया है और मेरा अभी तक ब्रह्मचर्य ही, इसमें थोड़ा सा पर कह लीजिए आप, थोड़ी द्वंद्व है मेरे इसमें। तो अब समय और आयु तो कहती है कि शादी किया जाए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर सच्ची लगन, दृढ़ निश्चय और अपने को तपाने की क्षमता हो तो सफलता मिल ही जाती है। इसकी वानगी पेश किया है, हमारे साथ में है। इस समय मैं अयोध्या मुख्यालय से लगभग 40 से 45 किलोमीटर दूर गांव में हूं और यहाँ पर एक गांव का नाम क्या तिवारी? हरना टायर गांव, 40 से 45। हमारे साथ हैं संदीप तिवारी जी, गांव की प्रतिभा हैं। एक बार गांव की प्रतिभा ने फिर लोहा मनवाया है सिविल में और लगभग मैं देख रहा हूं कि 70% गांव से ही लोग जाते हैं यूपीपीसीएस में स्पेशली। तिवारी जी, ढेर सारी शुभकामना आपको। आभार, धन्यवाद आपका। जी। तिवारी जी, सबसे पहले तो मैं आपके यहाँ का माहौल देखने के बाद मैं खुद विस्मृत हो गया कि कहाँ से शुरू करूँ, क्या याद करूँ। जो मौलिकता देख रहा हूँ, देखिए चारा काटने वाली मशीन है, पीछे जानवर हैं, गांव माहौल में देख रहा हूँ। इतनी प्रसन्नता हुई देखकर कि यहाँ पर लोग अपनी मौलिकता को छिपाते हैं और आप बताते हैं। यहाँ तक कि तिवारी जी को ये भी कहना पड़ा थोड़ा ठीक ठाक हो जाइए, तब आप फिट हुए हैं। बाकी और मौलिकता में थे मेरे सामने। तिवारी जी, सबसे पहले आपका फैमिली बैकग्राउंड में जानना चाहूँगा। फैमिली बैकग्राउंड में मैं, मेरे बाबा जी की डेथ पिछले वर्ष 21 में हो गई, जो कि प्रेरणा स्रोत मेरे वही थे। उनके बाद में पिताजी मेरे और माताजी हैं और चार मेरी बहनें हैं और 2 भाई हैं। भाइयों में मैं सबसे बड़ा हूं और पिताजी का जो मूलतः जो उनका काम काज है वो कृषिगत व्यवसाय है। कृषिगत व्यवसाय करके जो है हमें पढ़ाई में सहयोग उन्होंने दिया है। ये मेरा छोटा सा पारिवारिक बैकग्राउंड है। तिवारी जी की 10वीं पोजीशन है ऑल ओवर यूपी में। आपके एसडीएम के पद पर हुआ था, इसके पूर्व भी चयन हुआ है। आपकी जर्नी के बारे में जरा तिवारी जी बताइए। एजुकेशनल मेरी शैक्षिक जो यात्रा रही है वो यहाँ मैं झिलाही एक बाज़ार पड़ता है मेरे यहाँ से 5 किलोमीटर दूर। यहाँ से मैंने 5th 8th तक की जो पढ़ाई की है वो हिंदी माध्यम से सरस्वती ज्ञान मंदिर से, और 10th की परीक्षा पास की AP इंटर कॉलेज मनकापुर से, और 12th जो पास किया है 12वीं की जर्नी वो मेरा विज्ञान संकाय से, गणित संकाय से हुआ है शिवदयाल जायसवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज तुलसीनगर अयोध्या से। वहाँ के बाद मैंने फिर तैयारी की है IIT की। फिर उसमें यथोचित जो मुझे वांछित सफलता चाहिए थी वो नहीं मिली। फिर मैंने UPTU के माध्यम से IIMT इंजीनियरिंग कॉलेज मेरठ में जो है वहाँ से मैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से मैंने बीटेक में से स्नातक किया है। स्नातक करने के पश्चात 1-2 कंपनियों में जॉब करने के बाद में फिर 2017 से मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में के फील्ड में यहाँ जुड़ा हूँ और तब से तैयारी कर रहा हूँ। 5 इंटरव्यू मैंने इससे पहले पूर्व जो है ये 5वें इंटरव्यू में मेरा हुआ है पद 10वें स्थान में पर मैं रहा हूँ। 10वीं रैंक मेरी रही है SDM डिप्टी कलेक्टर के रूप में 2022 के परीक्षा परिणाम में। इससे पूर्व मेरा चयन असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव के पद पर 2021 में हुआ है, जिसको मैंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही थी, उससे पूर्व परिणाम आ गया जी। आपका जो फील्ड कैसे चेंज कर दिया? कहाँ आप इंजीनियरिंग लाइन में थे, उसके बाद आप जो हैं सीधे आपका अभी बता रहे थे सब्जेक्ट आपने फिलॉसफी लिया। ये कैसे हुआ? बड़ा उल्टा पुल्टा आपकी ज़िंदगी में सिस्टम हमारे। बहुत ही गंभीर और गंभीर प्रश्न ये है। क्योंकि मैं गणित का विद्यार्थी था और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेना, जो मेरे लिए इंजीनियरिंग करना एक अभिरुचि शुरू से ही थी मेरी की। जैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि थी तो कंप्यूटर 2009 से आगे चल करके मैथ्स मेरी ठीक थी, तो मैथ्स विधा होने के नाते एक इंजीनियर बनने का स्वाभाविक मेरे अंदर जो जुनून है, जज्बा
जज्बा शुरू से ही था कि इंजीनियर बना जाए। इंजीनियर में कंप्यूटर साइंस एक विशेष मेरा जो था वो रुचि थी कि कंप्यूटर साइंस ही लिया जाए। अब मैं वहाँ से जब इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट किया, बीटेक कंप्लीट हो गया, इंजीनियर बन भी गया, उसके बाद में फिर मैं जब कंपनी में जॉब किया, जॉब करने के दौरान जो मेरी वहाँ से जो यात्रा मेरी रही वो कुछ मैं इस तैयारी के फील्ड में सिविल सर्विस में आने के पीछे मेरा एक तय उद्देश्य था, क्योंकि मेरे मौलिक रूप से जो मेरा मन था वो आप देख रहे हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहते अनेक समस्याओं से मैं रूबरू डेली प्रतिदिन होता रहता था। तो उन समस्याओं का समाधान मेरे मन में शुरू से ही कौनते रहते थे, इसका यथोचित समाधान होना चाहिए। और समाधान के तौर पर मैं देखता था कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत ही सारी समस्याओं का कहीं ना कहीं निदान उससे जुड़ा हुआ है। मतलब ये इंजीनियर बनने के बाद में आपके अंदर जो है, पहले से एडमिनिस्ट्रेशन आपके उसमें नहीं था, सिविल में जाने का कोई विचार नहीं था पहले आपका? बहुत पूरी तरीके से तो नहीं था, विचार बीज रूप में तो समाहित थे, लेकिन जो अचानक वहाँ से परिवर्तित हुआ तो कहीं ना कहीं जो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद में जब जॉब करने लगा तो एक मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, डेली रेगुलर वहीं जाना और कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो है वही कार्य करना, तो एक निरस्ता गई। और उसे निरस्ता के साथ साथ मेरा जो मौलिक स्वरूप है वो ग्रामीण पृष्ठभूमि में होने के नाते एक जनता से जुड़ने का और समस्याओं को समाधान के प्रति मेरी जो रुचि थी वो निरंतर जो है जो कहीं ना कहीं अवचेतन मन में जो है समाई हुई थी। तो उसके दृष्टिगत मैंने ये तैयारी लोक सेवा का जो की तैयारी में आने का जो है वो फिर मैंने पूरी तरीके से मन बनाया और यहाँ फिर तैयारी करना स्टार्ट किया। तिवारी जी के पास समय अभाव में बहुत लोग कांटेक्ट में आ रहे हैं, बहुत लोग अभी बात करना चाह रहे हैं, जबकि ये साक्षात्कार मैं चाह रहा था कम से कम 15 दिन चले, क्योंकि इतना आप भी भरे हुए हैं, इतना मैं भी भरा हुआ हूँ। तिवारी जी ने 5 इंटरव्यू दिया यूपीपीसीएस का। लोग देखिए 1-2 बार में लोग टूट जाते हैं। कहाँ कमी रह गई थी तिवारी जी, आप इसको ज़रा सा खुलासा करें। अगर समीक्षात्मक शैली में कहा जाए तो कमियां जरूर रहीं, तभी तो अभी तक चयन चौथे अटेम्प्ट में मेरा असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव के पद पर हुआ था, 5वां ये मेरा। उससे पहले 3 इंटरव्यू में मुझे असफलता मिली थी। पहले प्रयास में जहाँ तक मुझे असफलता का कारण समझ में आता है वो मेरा इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ। एक प्रभात सर के बोर्ड में पढ़ा था, 44 मार्क्स आए थे, थोड़े और मार्क्स आते तो शायद किसी पद पर चयन हो जाता। 19 वाले में मैंने गलती की, थोड़ी सी हो गई, जहाँ पर मुझे जो मेरा वैकल्पिक विषय दर्शन शास्त्र है उस दर्शन शास्त्र विषय में मार्क्स अपेक्षित अंक नहीं ला पाया मैं, जिसके कारण से जीएस में अच्छे मार्क्स होते हुए भी अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। वही स्थिति कमोबेश 2020 के साक्षात्कार में रही। वहाँ जीएस में के सेकंड पेपर में प्रथम प्रश्न पत्र में अंक कम रह गए, तो इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स होते हुए भी अंतिम रूप से वहाँ पर भी चयन नहीं हो पाया। 3 प्रयास ऐसे ही विफलता के स्तर पर को देखने को मिला। चौथे प्रयास में मेरा फिर ये इसमें असिस्टेंट कमिश्नर कोऑपरेटिव 2021 में इसमें चयन हुआ। इसमें मार्क्स ठीक थे, अच्छे थे। जीएस में तो बहुत बढ़िया मार्क्स थे, लेकिन दर्शन शास्त्र में बहुत अच्छे नहीं थे। इस बार का जो चयन हुआ है मुझे लगता है कि दर्शन शास्त्र में भी बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे, और जीएस में तो ऑलरेडी हमेशा से आते रहे हैं, और इंटरव्यू में ठीक मार्क्स कुल मिलाकर के इस तरीके से 5 अटेम्प्ट में निरंतर जो है लगे रहने से, पीछा करते हुए आने से आज ये स्थिति तक पहुँच पाया। कैसे अपने को मोटिवेट करते थे? इतनी असफलताएं आपको मिली, 5 इंटरव्यू देने के बाद जो सफल हुआ हो, आप अपने को फिर खड़ा करते थे? फिर मतलब गिरने के बाद फिर कैसे आप होते थे आप? ये भी बहुत गंभीर प्रश्न आपने पूछ लिया है, क्योंकि 6-7 साल से मेरी तैयारी रही है। और तैयारी में जब मैं इंटरव्यू दे करके आता था तो जब अंतिम जब रिजल्ट निकलता था तो थोड़ा सा मोटिवेशन और निराशा की स्थिति आती थी, और फिर मुझे लगता था कि अब फिर पहले ही पीटी देना पड़ेगा, यानी शुरुआत से ही फिर वही प्रयास करना पड़ेगा। तो इन प्रयासों में कुछ दिन तक अपने आप को उस स्तर में ढालने के लिए काफ़ी प्रयास करना पड़ता था। और फिर मन में घर के माध्यम से पिताजी समझाते थे कि कुछ नहीं, अब इंटरव्यू तक आप पहुँचे हैं तो ज़रूर आप में कुछ जो पिछली कमी है उसको पहचानिए, सुधार कीजिए और फिर अगला प्रयास कीजिए, उसमें सफलता जरूर मिलेगी। तो पिताजी से निरंतर प्रोत्साहन मिलता रहता था, और स्वयं में मैं थोड़ा प्राणायाम योगा आसन के प्रति मेरी रुझान जो है। आपका सब्जेक्ट जो आपने दर्शन लिया है, ये कहीं न कहीं प्राणायाम वो जो जितना आप बता रहे हैं अभी तक, उससे कहीं रिलेटेड है क्या? ही रीजन है? जी, दर्शन शास्त्र में एक इंडियन फिलॉसफी में एक योग दर्शन है। तो हमारे यहाँ जो खड़ दर्शन, षड दर्शन में भी एक योग दर्शन भी है, तो उससे निकटता थी अष्टांग योग से। तो उसके 3 खंड जो है, आसन प्राणायाम और ध्यान, ये तीनों पार्ट को मैं इसको अपने जीवन में उतारता, सांगोपांग में जो है इसको उतारा हूँ। इस कारण से मुझे मेरी जो डिप्रेशन में ना जाने और एक तरीके से अपने आप को निराशा की प्रवृत्ति में पूरी तरीके से बाहर आने में ये मुझे काफ़ी मदद की, इसने काफ़ी हेल्प की। जी। आप एकेडमिक लाइफ में कैसे स्टूडेंट रहे?
एकेडमिक लाइफ में मतलब जो आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन जो आपने किया जी, जी। किस तरह के छात्र हैं? जहाँ तक हाई स्कूल तक का के 1 से लेकर के प्रथम कक्षा से लेकर के 10th कक्षा तक मैं यहाँ पढ़ा हूँ ये इंटर कॉलेज में। तो वहाँ तक की कक्षा में अव्वल विद्यार्थी था। विद्यार्थियों का शिक्षकों का स्नेह मेरे ऊपर बरसता था। मैं सौभाग्यशाली हूँ। और हाई स्कूल की परीक्षा में यहाँ यूपी एपी इंटर कॉलेज में टॉप किया था। प्रथम स्थान मेरा रहा था। और फर्स्ट से लेकर के 10th तक मैं टॉपर रहा हूँ। फिर 12th में मेरी भी ठीक ठाक विद्यार्थी था। औसत से कहीं बेहतर था, औसत से कहीं बेहतर। उसके बाद इंजीनियरिंग में भी टॉप किया, टॉपर रहा इंजीनियरिंग में। जी जी। ये आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 फेज होते हैं। जी। तीनों की स्ट्रेटजी क्या क्या थी आपकी, कैसे तैयार की आपने? प्री मेंस इंटरव्यू की तैयारी का जैसे आप स्ट्रेटजी मुझसे रणनीति पूछ रहे हैं, तो रणनीति कहीं इंटीग्रेटेड रणनीति थी मेरी। प्री मेंस इंटरव्यू का मैंने अलग अलग तरीके से विखंडित मैनर में मैंने तैयारी नहीं की। पहले प्री किया, फिर प्री की जाए, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, ऐसा नहीं था। प्री मेंस इंटरव्यू का कंपोजिट मैनर में। अब उसमें हमने क्या काम किया, सिलेबस को अच्छे से रीड किया। तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ने के बाद में मुझे समझ में आया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पीटी में ये ऐसे ऐसे प्रश्न की प्रकृति रहती है, नेचर रहता है, ये एरिया रहता है। उस प्रवण क्षेत्र को पकड़ करके मैंने क्या किया, एक सेलेक्टिव मैनर में उसको पीटी की तैयारी की। और उसी के साथ मेंस भी में पढ़ता था। मेंस में क्या है, मुख्य परीक्षा, लिखित परीक्षा में के लिए मैंने अभ्यास खूब किया। पिछले प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे गए हैं आयोग द्वारा, उसको देख करके और उसके अकॉर्डिंग जो विषय सामग्री है पाठ्यचर्या को, उसको साथ में लेते हुए और मैंने उसकी विधिवत तैयारी की है कि इस क्षेत्र से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लिखित परीक्षा में के लिए मैंने खूब अभ्यास किया। काफ़ी संख्या में, ढेर सारी संख्या में मैंने प्रश्न लिखे, निबंध भी लिखा और सारे प्रश्नों को की ढांचागत जो है उसकी रूपरेखा बना करके खूब ढंग से उसके लिखित परीक्षा में अपने आप को मजबूत बनाने जी, लिखित परीक्षा का थोड़ा अब ट्रेंड चेंज हो गया है। जी जी जी। यूपीपीसीएस में अब ऑप्शनल हटा दिया गया है, इसलिए हम उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। अब नया, मतलब एक चीज़ बता दी, जो अब ऑप्शनल हटा देने की वजह से अब क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, लिखित परीक्षा में 4 सब्जेक्ट अभी ही हैं। जो आज 4 सब्जेक्ट अभी भी लिखना ही पड़ेगा जो है, और 2 सब्जेक्ट और जोड़े गए हैं, उसको भी लिखित परीक्षा में लिखना ही पड़ेगा। जो परिवर्तन हुआ है वो स्लाइड परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। जो वैकल्पिक विषय थे, वो वैकल्पिक विषय को हटा दिया गया है। उसके जगह पर 2 नए 400 नंबर के प्रश्न पत्र जोड़ दिए गए हैं, सामान्य अध्ययन 5th और 6th का, जो कि उत्तर प्रदेश विशेष से जुड़ा हुआ है। तो लिखना भी पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जो परिवर्तन हुआ है, इससे बहुत बड़ा फायदा ह्यूमैनिटीज़ और नॉन ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, यानी मानविकी और गैर मानविकी सब्जेक्ट में, जो एक तरीके से स्केलिंग और मॉडरेशन के लेवल पर जो झगड़े हुआ करते थे, एक डिबेट हुआ करती थी, वो अब समाप्त होगी और इस एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। सभी को बराबर का फायदा मिलेगा। इसमें किसी के प्रति भेदभाव नहीं होगा। हिंदी मीडियम के छात्रों को इससे विशेष लाभ होने की संभावना। ये बताएं कि इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जो पहले से तैयारी कर रहे थे और जो अब नए तैयारी करेंगे लगभग बराबर हो गए? जी बिल्कुल, कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। 2023 की परीक्षा में तो सब बराबर होंगे। उनके लिए उत्तर प्रदेश विशेष जो 5th और 6th जो प्रश्न पत्र है, उसके लिए सबके बराबर। जो पुराने अभ्यर्थी हैं, नए अभ्यर्थी हैं, दोनों का कॉमन लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया। तो अब घबराने की जरूरत नहीं कि जो नए छात्र हैं कि कैसे होंगे, पुराने छात्रों से कठिन प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अब सबके लिए सामान्य हो जाएगा। क्या ये आपको लगता है कि इंटरनेट आने से, जो सोशल मीडिया आने से, यूट्यूब आने से थोड़ा कंपटीशन टफ हुआ है? कंपटीशन का जो स्तर है दिनों दिन तो ज़रूर जो है इससे बढ़ा है, क्योंकि जो जानकारियां हैं, अब इंटरनेट क्रांति जो आने से अब सामान्य लोगों के पास भी मोबाइल में तमाम तरीके से जागरूकता, सामाजिक जागरूकता के साथ साथ जो सामान्य अध्ययन के प्रति, तैयारी के प्रति जो एक विशेष अभिरुचि जो है, वो वहाँ कोचिंग करने से और तैयारी करने से पूर्व ही आ गई है। तो कहीं ना कहीं सभी अभ्यर्थी जो नहीं जा पाते हैं इलाहाबाद, मुखर्जी नगर, दिल्ली और लखनऊ इत्यादि, तो अब घर से भी बैठ करके जो एक इंटरनेट जो डिजिटल सशक्तिकरण हुआ है, इसके माध्यम से कंपटीशन जरूर टफ हुआ है। जी जी। आपका साक्षात्कार की बात आ जाए, साक्षात्कार के लिए कहीं मॉक टेस्ट लिया था आपने, कोई कोचिंग लिया था? साक्षात्कार का मॉक टेस्ट तो 21 में मैंने लिया था, कुछ कोचिंगों में मैंने दिया था। 22 में मैंने कोई साक्षात्कार मॉक टेस्ट मैं दिया नहीं, जरूरी नहीं समझा, क्योंकि मैं पिछले 4-5 जो पहले से धुरंधर रहे हैं, साक्षात्कार देते आ रहे हैं, तो मुझे आवश्यकता विशेष महसूस नहीं हुई। कौन सा प्रश्न ऐसा था जिसने आपको असहज किया? असहजता की स्थिति में तो सामान्य प्रश्न वैसे पूछे गए, लेकिन एक सिचुएशनल क्वेश्चन मुझे से पूछा गया, थोड़ा सा असहज हुआ। उन्होंने मुझसे जैसे पूछा था कि पिताजी, साक्षात्कार में पूछा था कि आप मेरे विषय से पूछा, ऑगमेंटेड रियलिटी और
वर्चुअल रियलिटी में भेद बताते हुए, तो उसमें पूछा कि आप एक मूवी का जिक्र किया, मूवी में चूँकि मेरी हॉबी नहीं रही, देखता नहीं हूँ, तो मैंने कहा सर, उन्होंने कहा इस मूवी को देखें, मैंने कहा नहीं। फिर 2-3 मूवियों का निरंतर एक क्रम में नाम लेते गए और मैंने किसी मूवी का नाम मुझे नहीं पता मतलब था। आप दूध पीते गए, तो मैंने अंत में मुझे ये कहना पड़ा, जी मतलब कुछ आपने कुछ उनके लिए छोड़ा नहीं, कुछ पूछे हो। तो मुझे अंत में कहना पड़ा कि मेरी मूवी, आज तक मैं मूवी ही देखा ही नहीं हूँ, तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कोई मूवी ही नहीं देखा। तो जब मूवी नहीं देखा तो पूछा आपकी अभिरुचि किसमें है, तो मैंने कहा हाँ, फिर कारण पूछा कि आपने मूवी क्यों नहीं देखी, तो मैंने इसका साधारण सा उत्तर दिया कि मेरे घर में टीवी नहीं रही और मेरे पिताजी बड़े अनुशासित थे, तो मुझे देखने नहीं देते टीवी, तो इस कारण से मेरी जो इंटरेस्ट या रुचि नहीं का निर्माण नहीं हो पाया मूवी देखने में। अंत में जब ग्रेजुएशन में गया, वहाँ भी ऐसी स्थिति बनी कुछ ऐसी, और लास्ट तक अभी तक मुझे मूवी देखने में। तो उसके बाद में जब लास्ट इससे रिलेटेड एक प्रश्न उन्होंने पूछा कि पापा आपके इतने स्ट्रिक्ट हैं पिताजी, तो ये बताइए अगर आपकी शादी होगी और आपकी पत्नी आएगी, तो अगर पिताजी को कहेगी छोड़ दीजिए कि ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है या ऐसे कुछ करके उन्होंने बोला कि तो इसको क्या आप छोड़ देंगे, तो मैंने कहा सर निश्चित तौर पर ऐसा तो नहीं कहेगी। फिर अंत में फिर उन्होंने कहा नहीं, त्रिया चरित्र के बारे में आप जानते हैं, इस तरीके से उन्होंने तो ये कुछ असहज महसूस किया। लास्ट तक मैंने ये साधारण सा उत्तर भारतीय, वो आपकी फील्ड से एक दर्शन भी आ गया था बीच में। जी, दर्शन शास्त्र से ही प्रश्न उन्होंने उठाए थे, उन्होंने आप दीपोभोग से और तमाम बौद्धिक दर्शन के विद्यार्थी होने के लिए आपके लिए थोड़ा और असहज हुई होगी ना। दर्शन असहजता नहीं, असहजता नहीं, बल्कि मुझे असहज करने के लिए प्रश्न पूछा गया था, लेकिन बाद में मुझे सहज लगा, दार्शनिक तरीके से मैंने उत्तर देने का इसको प्रयास किया। जी। एक तिवारी जी, एक डिफरेंट कैरेक्टर हमको नज़र आ रहे हैं। आजकल मीडियम को लेकर बहुत चर्चा होती है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम के बाद आपने, मतलब आपके बीटेक, आप इंजीनियरिंग छात्र होते हुए, और वो भी दर्शन, एक पारंपरिक सब्जेक्ट लिया, और वो भी हिंदी मीडियम से लिया। हिंदी मीडियम से आपने देखिए आज टॉप किया है, 10th पोजीशन आपकी आई है। इसलिए ये तो कतई आप लोग न सोचिए कि मीडियम का कोई असर नहीं असर होता है, कि मुख्य होती है कि आपकी अभिरुचि। तिवारी जी, ये बताइए कि सब आपने हिंदी मीडियम में कौन सी पत्रिका फॉलो किया, ये लोग जानना चाहते हैं। हिंदी माध्यम में मैं प्रश्न पत्र, समाचार पत्र की बात करूं तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण अच्छा है। अगर आप मैगजीन की बात करें, पत्रिका की बात करें, तो कोई भी हिंदी मीडियम की पत्रिकाएं अच्छी लगने लगी हैं। मैंने जो कोई भी पत्रिका आप जो मार्केट में आती है UPPCS से संबंधित, वो एक ही अधिक पत्रिकाओं को पढ़ने से क्या होगा कि उसमें आपको डेविएट हो जाएंगे और कुछ न कुछ कंटेंट का सारी पत्रिकाएं लगभग कंटेंट समान रूप से उसमें थोड़ा बहुत अंतर के साथ प्रस्तुत करती हैं। तो कोई एक मासिक पत्रिका का चयन कर लीजिए। तो जैसे मैंने क्रॉनिकल, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल फॉलो किया था, वो मुझे अच्छा लगा, और अच्छा इस मायने में कि उसके कंटेंट और मटेरियल जो है वो प्री और मेंस इंटरव्यू तीनों का एक सही संतुलित मैनर में, और शोध परक जो है उसमें जो उसका कंटेंट रहता है वो शोध परक रहता है। तो मुझे वो अच्छा लगा, वही मैं फॉलो करता था। तिवारी जी, इस समय पद घटते जा रहे हैं धीरे धीरे, नौकरी सबको चाहिए, तो ये बताइए कि आज के समय में उनके लिए बता दिए कि जो इतनी तैयारी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उसके बावजूद सफल नहीं हो पाते, तो क्या प्लान बी लेकर चलना उचित है आज के समय में? ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न आपने पूछ दिया है, क्योंकि मेरा जो केस अलग है, लेकिन मेरी धारणा इस पर कुछ अलग है। मेरा व्यक्तिगत अलग है, धारणा अलग है। व्यक्तिगत तौर पर मेरा जिद थी, जुनून था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन मैं कहूँगा ये अच्छा तरीका नहीं है, और इसमें कहीं ना कहीं रिस्क होने की प्रबल संभावना रहती है, क्योंकि कहीं आपको आपकी सफलता का जो प्रतिशत है वो 100% 100% निर्धारित नहीं है, क्योंकि संख्या आपने जिक्र किया कि सीटें निश्चित हैं। तो इसके तहत इस समस्या को ध्यान में रखते हुए मुझे ये कहना है कि प्लान भी अवश्य रखें, प्लान भी अवश्य, कम से कम एम्प्लॉयमेंट आपके पास ना हो, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी हो। दूसरा मैं जिस पर फोकस करना चाहता हूँ, आप एम्प्लॉयबिलिटी हो आपके अंदर, जैसे इसमें सफल ना हो तो इतना आप व्यावसायिकता अपने अंदर ला दीजिए कि कहीं दूसरे में आप स्विच कर जाएं। आपका जैसे प्लान बी का मीनिंग, आप टीचिंग लाइन में जाइए, छोटी जॉब ढूंढते रहिए, छोटी परीक्षाओं को देते रहिए, और उस परीक्षा में आप सफल होइए, या बिजनेस माइंड या जो भी एम्प्लॉयबिलिटी अपने आप में एक युवा के पास होनी आवश्यक है। मेरा ये कहना है इस विषय में, प्लान बी से संबंधित। आपके लिए तिवारी प्लान बी कोई माने नहीं रखता था, क्योंकि आप ज़मीन से जुड़े हैं। मैं देख रहा हूँ चारा काटने वाली मशीन बगल में है, यहाँ पे जमीन है, आपके खेत बाड़ी है, और आपने खुद कहा था कि आप अभी खुद कह रहे थे, खुद आपने कौन गोड़ा है? जी कौन किनारा गोड़ना और खेती से जुड़े रहना, और गन्ना जो है को गन्ना चढ़ाना, गोड़ना
सोना, उसके बाद में आलू बोना, धान गेहूँ काटना, ये तो सामान्य दैनिक दिनचर्या। गाँव में तो आसपास ये सारे लोग लड़के हमारे यहाँ के जो साथ में सब, ये सामान्य प्रक्रिया, कोई विशेष नहीं है गाँव में, ये सब होती रहती जी। अच्छा, स्टडी से हट के कोई और रुचि है आपकी? स्टडी से एक पढ़ने का तो मेरा रुचि है ही है, साथ साथ ही योगा प्राणायाम में भी रुचि है, और पुस्तकों को पढ़ना, लोगों से, नए नए लोगों से जुड़ना, मिलना, समझना, और एक बौद्धिक चर्चा करना, बौद्धिक संवाद करना एक विशेष रुचि है। देखिए, बौद्धिक संवाद तो मैंने कर लिया, कोई इस तरह की तिवारी जी की रुचि नहीं कि उसका परफॉर्म किया जा सके। अभी कविता कहते तो मैं कहता हूँ सुना दीजिए, लेकिन अभी योगा अभी भैया उसके लिए उसके लिए तो एक अलग चीज़ें हैं। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि आप किस सेक्टर में काम करना चाहेंगे? मेरे कार्य करने का जो विधा है या क्षेत्र है, वो मैं शिक्षा क्षेत्र में मेरी रुचि है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र हमारे यहाँ गोंडा वैसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो इससे मैं इंस्पायर हुआ कि जिस भी ज़िले में, जिस भी तहसील में मेरी नियुक्ति की जाएगी, रहूँगा, वहाँ के मैं शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण और व्यावसायिकता से परिपूर्ण और उसमें दक्षता, स्किल परक जो है शिक्षा, जो हमारे शिक्षा नीति 2020 में जो आई है, उसके अनुरूप मैं शिक्षा क्षेत्र में काम करना चाहता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अभी बहुत सारे काम किए जाने हैं, उस पे भी, उनमें भी मैं पूरी रुचि और पूरी तन्मयता, तत्परता, तल्लीनता के साथ कार्य करने का प्रयास करूंगा। उसके साथ साथ ज़मीन से जुड़े हुए जो ज़मीन से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं, जिनको जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है, वो मैं अपने प्रशासनिक पद को धारण करते हुए और लोक सेवा के पद को धारण करते हुए प्रयास करने का पहुँचाने, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा, और लोग और प्रशासन के बीच की दूरी को जितना मैक्सिमम गैप को कम करने का प्रयास करूँगा। एक प्रश्न और तिवारी, थोड़ा असहज न हो जाइए, क्योंकि आप जैसे व्यक्तित्व के लिए हो सकता है असहज हो जाए। फैमिली प्लानिंग, आप तिवारी शादीशुदा हैं? अभी तो अविवाहित हूँ। अभी तिवारी जी अविवाहित हैं। हमारे पास जो है, क्योंकि काल आने लगती उसके बाद, इसलिए यहीं पे डिफाइन कर दे रहा हूँ। तिवारी जी अभी अविवाहित हैं, अभी आप IAS कैडेट हैं, और आगे प्लान क्या है तिवारी जी? विवाह से संबंधित? जी, विवाह से प्लान तो आयु के हिसाब से हमारे यहाँ कहा गया ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक का होता है कालखंड। 25 वर्ष के बाद गृहस्थ आश्रम चालू हो जाता है, तो गृहस्थ आश्रम 25 से ही स्टार्ट हो गया है। और मेरा अभी तक ब्रह्मचर्य ही, इसमें थोड़ा सा पर कह लीजिए आप, थोड़ी द्वंद्व है मेरे इसमें। तो अब समय और आयु तो कहती है कि शादी किया जाए, बाकी परिवार की इच्छा रहेगी, पिताजी का सहमति और सब पारिवारिक सहमति रहेगी माता पिता की, तो ज़रूर जो है शादी के विषय में अब तो विचार करना ही है। जी, असली प्रश्न में अब आपसे तिवारी से बात कर रहे हो, बड़ी सहजता से आपने उत्तर दिया है। एक अंत में एक मैसेज कन्वे कर दीजिए जो लोग एप्लीकेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। मैं सारे अभ्यर्थियों से यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके कोई भी अभाव या परेशानी या दिक्कत, या फिर आप कह लीजिए आपके अंदर संसाधन की कमी, आपके जो लक्ष्य है, निश्रेयस है, अभ्युदय है, उसको जो है कभी बाधा नहीं बन सकती। ये सब सारी चीज़ें, यदि आपके अंदर पूर्ण आत्मविश्वास हो, आपके अंदर पूरी तरीके से आप आत्मविश्वास हो, प्रतिबद्धता हो, निरंतरता हो, उसके साथ साथ आपके अंदर एक विल पावर हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो कहा गया है कोई भी समस्या आपके बाधा नहीं उत्पन्न कर सकती। तो मैं यही कहूँगा युवाओं से कि अपनी क्षमता को पहचानिए, अपने पोटेंशियल को पहचानिए, और उस पोटेंशियल को, अनटैप्ड पोटेंशियल को मतलब उसको एक्सप्लोर कीजिए, उसको बढ़ाइए। और आप अगर तैयारी के फील्ड में हैं तो पूर्ण मनोवृत्ति के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, और विपथ गमन ना हो, पथ विचलन ना हो, अपने लक्ष्य तक सीधे दृष्टि जो है, वक्र दृष्टि ना हो और सीधी दृष्टि हो, एकदम उस दृष्टि तक पहुँचें और कहीं भटकाव न रखें। एक प्रॉपर रणनीति और दृष्टिकोण के साथ समुचित तरीके से आगे बढ़ें। आप किसी भी फील्ड में, तैयारी की फील्ड में तो विशेष लाभ ही होगा, चाहे जिस क्षेत्र में रहें, एक अच्छे नागरिक, एक जो नागरिक के अधिकार और कर्तव्य के साथ जीते हुए जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही मेरा संदेश है। तिवारी जी एक अधिकारी तो बन ही चुके हैं, लेकिन एक वक्ता भी हैं, और उनके साथ समय की ऐसी हमारे पास समय सीमा बहुत 20-25 मिनट में सारी बातें नहीं की जा सकती। इसके लिए 15 दिन तक साक्षात्कार हो वो भी कम हो। और आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि इनसे एक समुद्र है आप। मैं तो कह रहा हूँ कि SDM का पद बहुत छोटा है आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको आपका सब्जेक्ट और आपका पद कहीं ना कहीं परेशान करेगा, लेकिन तिवारी जी व्यक्तित्व के धनी हैं, वहाँ भी अपना खोज लेंगे ये। और ढेर सारी शुभकामना तिवारी जी आपको, आप आगे बढ़ें। धन्यवाद आपको। आपका आभार, विशेष धन्यवाद, नमस्कार आपको बहुत बहुत।